सुप्रभात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं कोमल याशिम, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करें। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो होने वाली बड़ी ज़बरदस्त। वो है कारगिल वॉर के ऊपर जो वीडियो है। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज रेडी टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन। देख लेते हैं क्या है और क्या हुआ था कारगिल वॉर में। लिबरल हिंदू की वीडियो है, ज़रूर उनके चैनल को ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। Beat Pakistan. Battle we didn't want. नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारत। दोस्तों 1999 में जून का महीना खत्म होने को था। दिल्ली में सूरज आग बरसा रहा था और कारगिल में इंडियन आर्मी के वीर जवान। पाकिस्तान आर्मी बुरी तरह इंडियन आर्मी के हाथों धूल चाट रही थी और लड़ाई कारगिल की जमीन के साथ साथ डिप्लोमेटिक जमीन पे भी जोरों शोरों से लड़ी जा रही थी। जब इंडियन आर्मी के जवान टाइगर हिल पे अपना शिकंजा कस रहे थे, उसी समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हॉटलाइन पर वाशिंगटन के सामने मिन्नतें कर रहा था कि किसी तरीके से उसकी इज्जत बचा ली जाए। जब भारतीय गोलों की आग से टाइगर हिल का आसमान लाल हो धधक उठा था, नवाज शरीफ क्लिंटन के पैरों में गिड़गिड़ाने अपना बस्ता बांध वाशिंगटन जाने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों कारगिल में पाकिस्तानियों की हालत कितनी खराब थी, उसका पता इंडियन आर्मी द्वारा इंटरसेप्ट किए गए इस पाकिस्तानी रेडियो मैसेज से चलता है। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 30-30 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। ऐसे में हर तरफ से निराश होके 2 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन को फोन किया और मदद की गुहार लगाई। उधर से बिल क्लिंटन ने कहा, पहले अनकंडीशनल सरेंडर करो, अपनी फौजों को वापस बुलाओ, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों था कि अमेरिका इस बार पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं था, जबकि इतिहास में हुई हर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की मदद करता रहा था। तो इस बार क्या कारण था कि अमेरिका अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था और वो कारण था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये वाजपेयी जी की कूटनीतिक कुशलता थी जिसने पाकिस्तान की हर डिप्लोमेटिक चाल को मात दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे अकेला पड़ चुका था, आइसोलेट हो चुका था, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका था। वाजपेयी जी पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाने में सक्सेसफुल रहे थे कि जो कारगिल में घुसे हैं वो कश्मीरी नहीं है, पाकिस्तान फौज के ही सैनिक हैं। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि कारगिल की लड़ाई किसने शुरू की। ये भी सब जानते हैं कि मुशर्रफ किस हद तक जाने को तैयार था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वाजपेयी जी का रुख कैसा था और वो किस हद तक जाने को तैयार थे। बरखा दत्त की किताब दिस अनक्वाइट लैंड के अनुसार अटल जी एलओसी क्रॉस करने और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके थे। और अगर पाकिस्तान ने कारगिल से विड्रॉ ना किया होता तो भारतीय फौजों ने पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर पे हमला बोल दिया होता और शायद वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर वेपन्स का बटन भी दबा दिया होता। जहां तक अटल जी के एटीट्यूड का सवाल है, वो साफ पता चलता है जो उन्होंने क्लिंटन से बातें की और चिट्ठियां लिखी। क्लिंटन के 100 बार अनुरोध करने पर भी, आग्रह करने पर भी अटल जी का हर बार एक ही जवाब होता था कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी वापस बुलाए, उसके बाद बात होगी। क्लिंटन चाहता था कि नवाज शरीफ और अटल जी एक साथ एक टेबल पर बैठे और बातचीत हो, पर इसके लिए अटल जी कभी भी जवाब नहीं हुए। ब्रिजेश मिश्रा का यहाँ तक कहना है कि जब भी क्लिंटन का फोन आता था तो वाजपेयी जी कुछ बोलते ही नहीं थे, ज्यादातर चुप ही रहते थे और जब अपना मुंह खोलते थे तो एक ही बात बोलते थे कि पाकिस्तान पहले अपनी फौजें वापस बुलाए। दोस्तों असल में वाजपेयी जी गुस्सा थे, आहत थे। वो आहत थे अपने साथ हुए विश्वासघात की। वो आहत थे जो विश्वासघात उनके देश के साथ हुआ और जो पर्सनली उनके साथ किया था यार। जब वो बस में बैठ शांति की उम्मीद लिए लाहौर जा रहे थे, उसी समय कोई पाकिस्तान से उनके देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था।
जब वो एक शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद लिए नवाज शरीफ को गले लगा रहे थे, उसी समय कोई सीमा लांघ उनके देश की चौकियों पे कब्जा कर रहा था। वाजपेयी जी आहत थे और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान पे विश्वास करने की गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। दोस्तों, उस टाइम पे जो बिल क्लिंटन के स्पेशल असिस्टेंट थे ब्रूस रिडल, उनका कहना है कि वाजपेयी जी का रवैया बहुत ही सख्त था और वो एक भी सेकंड के लिए अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं डगमगाए। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। और ऐसा ही कहना है उस टाइम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा का। ब्रजेश मिश्रा के अनुसार वाजपेयी एलओसी क्रॉस करने और न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए तैयार हो चुके थे। बरखा दत्त की किताब के अनुसार इंडियन आर्मी ने अटल जी के सामने एक प्लान पेश किया। इस प्लान का नाम था 6 डे प्लान। इस प्लान के अंतर्गत इंडियन ट्रूप्स को इस तरीके से डिप्लॉय करना था कि जब जरूरत पड़े तब वो 6 दिन के अंदर अंदर वेस्टर्न बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमला बोल सके। उस टाइम के इंडियन आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने अटल जी से एक मीटिंग के दौरान कहा कि अगर मैं कारगिल में सब कुछ ठीक नहीं कर पाया तो मैं पाकिस्तान पे कहीं और धावा बोल दूंगा, और कहीं और से उनका मतलब था वेस्टर्न बॉर्डर। अटल जी की सहमति से जनरल वीपी मलिक ने अंडमान निकोबार में तैनात इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड को यह ऑर्डर दिया कि वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाए। साथ ही उन्होंने बंगाल की खाड़ी में तैनात एक इंडियन नेवी फ्लीट को भी ये ऑर्डर दिया कि वो अरब महासागर की तरफ चल पड़े। बिल क्लिंटन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाजपेयी जी का एक कड़ा रूप देख हैरान थे और वो समझ चुके थे कि इंडिया के साथ दाल नहीं गलने वाली। वो ये भी समझ चुके थे कि किसी भी हालत में वाजपेयी जी पाकिस्तान के साथ डिस्कशन टेबल पर नहीं बैठने वाले। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे गए एक सीक्रेट खत में वाजपेयी जी लिखते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं अच्छे से जानता हूं कि इन पाकिस्तानियों से कैसे निपटना है। इस चिट्ठी को पढ़ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बिल क्लिंटन ने तुरंत अपने यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एंथनी जिनी को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। एंथनी जिनी पाकिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले मुशर्रफ से मिले और जब वो मुशर्रफ से मिले तो मुशर्रफ बगले झांक रहे थे, मुंह नहीं दिखा पा रहे थे, जिन्नी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे थे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, उनके पास जिन्नी के किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। वो जिन्नी के हर सवाल पर अपना वही पुराना रटा रटाया राग अलाप रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका को कश्मीर के इश्यू पर ध्यान देना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, दखल देनी चाहिए। जब मुशर्रफ बार बार यही राग अलापे जा रहे थे तो जिन्नी ने गुस्से में झुंझलाकर कहा कि मैं यहाँ कश्मीर की बात करने नहीं, कारगिल की बात करने आया हूँ। उससे बात करनी है तो कारगिल की बात करो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। वहाँ वाजपेयी बैठा है और वो एक बटन दबाकर पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा, मिनटों में शमशान घाट बना देगा। अगर कल को कुछ ऐसा होता है, पाकिस्तान बर्बाद होता है, तो क्या तुम पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदारी अपने सिर लोगे? लोगों का कहना है कि जब जिन्नी ने ऐसा कहा तो मुशर्रफ की आंखों में आंसू थे। मुशर्रफ ने शब्दों में बयान नहीं किया, पर उनकी आंखों में देखकर लग रहा था कि मुशर्रफ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुशर्रफ को उस पल ये एहसास हो चुका था कि उसने कितनी भारी गलती करी है कारगिल में अपने फौजी भेजकर। दोस्तों, इस समय तक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ये था, पाकिस्तान का झूठ ये था कि पाकिस्तान में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो पाकिस्तानी फौजी नहीं बल्कि कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ बेनकाब हो चुका था। पूरी दुनिया को ये समझ में आ चुका था कि कारगिल में जो लोग लड़ रहे हैं वो कश्मीरी मिलिटेंट नहीं है बल्कि पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के फौजी हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय रिट्रीट करने के, और जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी फौजियों ने ऐसा ही किया। जुलाई का तीसरा हफ्ता खत्म होते होते पाकिस्तान फौजियों ने वापस पाकिस्तान एलओसी की तरफ भागना शुरू कर दिया था। 26 जुलाई 1999 को जो चंद चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में बची थी कारगिल में, उन पर भी भारतीय फौजों ने कब्जा कर लिया और भारतीय तिरंगे को फहरा दिया था। इसी खुशी में हम हर 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं। दोस्तों, अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो भारत पाकिस्तान के आंकड़ों को गलत बताता है और पाकिस्तान भारत के आंकड़ों को गलत बताता है। इसलिए मैंने जो आंकड़े उठाए हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार भारत के जो सैनिक शहीद हुए वो थे 527 और जो पाकिस्तान के सैनिक मरे वो थे 700 से ऊपर। दोस्तों, ये जो 700 का पाकिस्तानी मौतों का आंकड़ा है, इस पर पाकिस्तान में विवाद है। मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौजी जो मरे वो 600 के आसपास थे। वहीं नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान फौजी जो मरे वो 4000 से ऊपर थे। अब ये नहीं पता कि किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है। मुझे तो नवाज शरीफ की बात ज्यादा सच लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों की जो हालत हुई उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान फौजी मरे। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पाकिस्तानियों ने अपने फौजियों की लाश लेने से भी इनकार कर दिया था।
दोस्तों, दुनिया की किसी भी देश की आर्मी का सबसे पहला असूल ये होता है कि अपने फौजी, घायल, जिंदा या जो मर चुके हैं उनको वापस अपने देश ले जाया जाए और प्रॉपर बरियल दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान इतना गिरा हुआ देश है, इतना जलील देश है कि उसने अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी मना कर दिया, उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया, जबकि इंडिया ने उनकी शिनाख्त कर ली थी, इंडिया को उनके आईडी कार्ड बरामद हुए थे। दोस्तों, हमारे देश के जो वीर जवान शहीद हुए उसका ऑफिशियल आंकड़ा जो भारत देता है वो है 350 के आसपास। इन वीर जवानों में से कईयों को मरणोपरांत पुरस्कारित किया गया। उनमें से कुछ नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी हमने 13 जे के राइफल्स परमवीर चक्र, मूवी जो आई है, इन्होंने नारा दिया था ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 1/11 गोरखा राइफल्स परमवीर चक्र। राइफलमैन संजय कुमार, 13 जे के राइफल्स परमवीर चक्र। कैप्टन अनुज नैयर, 17 जाट राइफल्स महावीर चक्र। मेजर राजेश सिंह अधिकारी, 18 ग्रेनेडियर्स महावीर चक्र। कैप्टन हनीफुद्दीन, 11 राजपुताना राइफल्स वीर चक्र। मेजर मरियप्पन सरवनन, 1 बिहार वीर चक्र। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, इंडियन एयरफोर्स वीर चक्र। हवलदार चुन्नीलाल, 8 JAK वीर चक्र। हवलदार चुन्नीलाल को साथ में सेना मेडल फॉर गैलेंट्री भी दिया गया और साथ ही में इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया एज नायब सूबेदार। दोस्तों, ये थी कहानी कारगिल युद्ध की और उसके दो नायकों की, एक हमारी इंडियन आर्मी और दूसरे हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, एक कारगिल युद्ध ही है जिसकी वजह से मैं अटल जी को वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मानता हूँ। आप अटल जी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में प्लीज बताएं। यार वीडियो और कारगिल वॉर बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अनप्लैंड और जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वॉर, वो हुई थी कारगिल वॉर। और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे यार, बड़ी रिस्पेक्ट उस टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त थे। अभी भी हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है कि मतलब उनके दौर में बड़ा पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा अच्छा ताल्लुक था और बड़े मतलब के रिलेशनशिप मतलब अच्छे हो गए थे। उस और वो टाइम जो पे लाहौर एग्रीमेंट लाहौर में आए थे वो बस में, और नवाज शरीफ के साथ पूरे एग्रीमेंट्स हुए थे इतने ज्यादा, और वो बस चलाई थी एक। और ये तो मुझे लगता है पहली दफा और आखिरी दफा ही हुआ होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम और वाह थी यार, हुआ होगा। इसके बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं हुआ होगा कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया हो पाकिस्तान में 20 एग्रीमेंट। लेकिन जो नवाज शरीफ और मुशर्रफ ने उस टाइम पे किया, बैक स्टैबिंग की और पीछे से कारगिल में जो उन्होंने लगा दी है फौजी, वो बहुत गलत था। वो लोगों ने तो बहुत पाकिस्तान को खराब करने में ना मतलब के अव्वल दर्जे में ना रहे हैं ये लोग। मतलब नवाज शरीफ ने कोई प्लानिंग नहीं, अजीब किस्म की उसने चीज़ें की। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो उसके जो दौर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएसए की रही है ना, पाकिस्तान में किसी के दौर में नहीं रही। उसने जितनी यूएसए की बात सुनी, जैसे यूएसए को अपना वो नहीं कर देते, यूएसए को अपना उस्ताद मान लेना कि भाईजान जो यूएसए कह रहा है वो ठीक है। बेसिस चाहिए, बेसिस ले लें। आपको क्या हमारी हवाई अड्डा चाहिए, हवाई अड्डा ले लें हमारा। ये वाली चीज़ की थी नवाज शरीफ के जो दौर में हुआ था। अभी पाकिस्तान ने डायरेक्ट जवाब दिया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो डायरेक्ट जवाब दे यूएसए को कि भाई किधर एयर बेसिस, कोई नहीं मिलनी एयर बेसिस, एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान ने कहा है, ठीक है। और नवाज शरीफ के दौर में मैं मानता हूँ बड़ी उन्होंने गलतियाँ की, और जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया है ना, मैं कहता हूँ इससे बड़ी गलती कोई नहीं होगी। और कारगिल में गए, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस आना पड़ा, इतनी डेथ्स भी हुई और सारा कुछ हुआ। भला तुम वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्यार बांटो, पीस इतना क्लोज आ गया था यार सब कुछ सॉल्व होने के। अगर मैं कहता हूँ उस टाइम पे कारगिल वॉर ना हुई होती तो अभी इंडिया पाकिस्तान ब्रदर्स होते हैं, और हम लोग लाइक अभी पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL भी खेल रहे होते। पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंडिया के जो लोग हैं इतना वो जुड़ जाते ना आपस में कि आपकी सोच मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाना था इंडिया जाना। बहुत ज़्यादा लाइक हमारे एक फ्रेंडली कंट्री बन जानी थी कि हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वहाँ पे भी रहते हैं उस साइड पे। लेकिन जो हुआ अब क्या कर सकते हैं, अब वो उन्होंने बड़ा गलत किया। ये तो चीज़ मैं मानता हूँ, ये लोग कहते हैं कि जी
अब देखो क्या होता है इन फ्यूचर। और अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, उनकी जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन जाहिर है जब एक बंदे ने आपके पीठ पे खंजर खोपा है तो आपको गुस्सा तो आएगा। और जो उन्होंने गुस्से में किया और जो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, वो उनको गुस्सा था कि मैंने जो एक विश्वास दिखाया उन्होंने वो जो है हमारे जो है वो खिलाफ विश्वासघात किया हमारे साथ। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें ख्याल रखते हैं। 1 2 3